नमस्कार। जय हिंद साथियों, मैं सद्दाम। आज का हमारा टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। आज हम औद्योगिक क्रांति के बारे में जानेंगे। ये औद्योगिक क्रांति क्यों होती है और दूसरी बात यह है कि ये औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों होती है। यूं तो इस समय हम बात करें, फ्रांस था, रूस था, पोलैंड था, ये काफी देश थे जिनके पास धन भी था और सारी सुविधाएं भी थी। लेकिन फिर भी ये इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों होती है और इस समय कौन कौन से आविष्कार किए गए थे, कौन कौन से आविष्कार किसने किया था, तो और इसका क्या कारण था, क्या इसके परिणाम निकले थे औद्योगिक क्रांति के, तो इसी के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। और अगर हम औद्योगिक क्रांति की बातें करें तो औद्योगिक क्रांति से आपके पास कम से कम एक दो प्रश्न आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। और मुख्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे आविष्कारों के बारे में पूछे जाते हैं, कौन से ने किसका आविष्कार किया था। तो आज हम इस औद्योगिक क्रांति के बारे में जब समझेंगे, इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमारा है औद्योगिक क्रांति। सबसे पहले हम बातें करें औद्योगिक क्रांति में, तो हमारे वे परिवर्तन जिनसे घरेलू समझना वह परिवर्तन जिनसे घरेलू उत्पादन पद्धति की जगह, कौन से, जो घरेलू उत्पादन पद्धति है उसकी जगह विशाल कारखानों में बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन संभव हुआ, उसे औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति में रक्तपात एवं कोलाहल का सर्वथा अभाव था। यह शांतिपूर्ण साधनों द्वारा संपन्न हुई थी। ठीक है ना, तो इस लाइन को एक बार, इस पंक्ति को आप दोबारा समझना। हम बातें करें औद्योगिक क्रांति जिनसे घरेलू उत्पादन के स्थान पर, ठीक है ना, एक विशाल कारखानों में जो चीजें तैयार की जाती थी वो औद्योगिक क्रांति। और एक बात है कि इसके नाम के साथ एक क्रांति शब्द जुड़ा हुआ है। और अभी तक हम क्रांतियों को जो पढ़ते आए थे, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अभी तक केवल हम इन्हें पढ़ते आए थे। जिसे 1857 की भारत की क्रांति, अभी तक हम ये समझते आए थे जो ये क्रांति है, क्रांति में क्या होता है, इसमें युद्ध होता है, विद्रोह होता है, झगड़ा होता है। ठीक है, आज तक हम क्रांति के लिए इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते आए थे। लेकिन हम औद्योगिक क्रांति में जब क्रांति शब्द का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर ना कोई युद्ध की घटनाएं होंगी, ना कोई रक्तपात होगा। तो ये बिल्कुल एक शांति व्यवस्था की तरीके से यहाँ पर ये क्रांति होगी, जिसे हम बोल सकते हैं, इसमें हम बात करें रक्तपात एवं कोलाहल का इसमें अभाव था, अर्थात इसमें रक्तपात बिल्कुल भी नहीं था, जो आज तक हम क्रांति के साथ जिस चीज को हम जोड़ते आए हैं। ठीक है, आगे हम बात करें औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ वस्त्र उद्योग से हुआ। अब इस प्रश्न को आप लोग नोट कर ले, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। हम बातें कर रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ था वो कौन से वस्तु से हुआ, तो वो हुआ था वस्त्र उद्योग से हुआ था इसका प्रारंभ। वस्त्र उद्योग से, कपड़ों से इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, आगे हम बातें करें। सूती वस्त्रों के बाद ऊनी वस्त्रों की बारी आई। इसके साथ ही खनन और लोहा एवं इस्पात के निर्माण की उन्नत प्रविधियां द्रुत गति से प्रचलित हो गई। इसके बाद परिवहन एवं संचार क्षेत्र में क्रांति आई। इसे हम एक बार समझना एक बार आप। सबसे पहले तो हम समझें, आज तक हम जो क्रांति शब्द का जो आज तक हम प्रयोग करते आए हैं, हमने आज तक ये माना है जो ये क्रांति होती है इसमें विद्रोह होता है, इसमें शासक से झगड़ा होता है, अपने हक और हुकूक के लिए हमें दूसरों से लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है। आज तक केवल हम यही सुनते आए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम बात करें इस औद्योगिक क्रांति में रक्तपात का यहाँ पर अभाव था। क्या था भाई? अभाव था यहाँ पर रक्तपात का। ठीक है, अगली हम बातें करें
अब एक बात है कि साहब ये औद्योगिक क्रांति किसमें की गई थी? सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति की हम बातें करें, ये वस्त्र में की गई थी। किसमें की गई थी? वस्त्र में। वस्त्र में की गई थी, ये वस्त्र में सबसे पहले ये औद्योगिक क्रांति की गई थी। वस्त्र में भी हम बातें करें, सबसे पहले ये सूती वस्त्र में की गई थी। किसमें की गई थी? सूती वस्त्र में की गई थी। इसके बाद इसमें ऊनी वस्त्र में की गई थी। इसके बाद किसमें की गई थी? ऊनी वस्त्र में की गई थी। यहाँ तक होगा, सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र में की गई थी। इसके बाद हम बातें करें, वस्त्र के बाद ये हम बातें करें, ये खनन में की गई थी। किसमें की गई थी? खनन में की गई थी। इसके बाद हम बात करें जिसमें कोयले आ जाते हैं, कोयले आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं भाई? कोयले आ जाते हैं। जिसमें कोयले आ जाते हैं, कोयले, जिसमें लोहा आ जाती है। ठीक है, लोहा आ जाती है। इसके बाद ये कोयले की खाने और लोहे के लिए किया गया था। इसके बाद एक और है, फिर ये परिवहन में की जाती है। किस में की जाती है? परिवहन में की जाती है। फिर परिवहन के साधन बनाए जाते हैं। जैसे हम बात करें जो पानी में चलने वाली नाव बनाई जाती है, ठीक है ना, इंजन का आविष्कार किया जाता है। ठीक है, तो ये टायर का आविष्कार किया जाता है, ऐसी चीजों का आविष्कार होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तो इस तरीके से हमारी औद्योगिक क्रांति चलती है। अब आपसे परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है, सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाएगा कि औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कौन सी किस वस्तु में की गई थी? तो ये सूती वस्त्र में औद्योगिक क्रांति की गई थी। बड़े बड़े कारखाने खोले गए थे जिनमें कपड़े बनाए जाते थे। फिर सूती वस्त्र के बाद ऊनी वस्त्र का नंबर आया था। ठीक है, और उसके बाद हम बातें करें, खनन का नंबर आता है। उसके बाद किसका नंबर आया था? खनन का नंबर आया था। इस तरीके से ये औद्योगिक क्रांति की जाती है। आगे चलते हैं। अगला है, कृषि क्रांति ने औद्योगिक क्रांति के लिए अपेक्षित श्रमिकों की आपूर्ति सुनिश्चित की। अर्थात जो ये कृषि क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति के लिए अपेक्षित श्रमिकों की आपूर्ति की। अर्थात जो हम बातें करें, जो कृषि की हम बातें करें, तो यहाँ पर जो मजदूर थे, जो कृषक थे, उनकी यहाँ पर पूर्ति की जाती है। आगे हम बातें करें, औद्योगिक क्रांति एक दूसरे से संबंध 3 क्षेत्रों, आर्थिक संगठन, तकनीकी, व्यापारिक ढांचे में उत्पन्न प्रक्रियाओं का परिणाम था। अर्थात हम औद्योगिक क्रांति एक दूसरे से संबंधित 3 क्षेत्रों में थी, आर्थिक संगठन, दूसरा था तकनीकी, और तीसरा था व्यापारिक ढांचे में उत्पन्न प्रक्रियाओं का परिणाम था। ठीक है, आर्थिक संगठन, हम आर्थिक संगठनों की बातें करें तो ऐसे ऐसे लोग थे इस समय, बहुत बहुत रुपए वाले लोग थे, बड़े बिजनेसमैन लोग थे, उनके पास खूब रुपए था। जब उनके पास रुपए थे तो वो चाहते थे कि कोई ना कोई हमेशा कारखाना स्थापित करें जिससे औद्योगिक क्रांति हो। दूसरी बात ये थी, अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने दूसरा ये किया, जो ये तकनीकी जो व्यक्ति थे, जो तकनीकी व्यक्ति थे, जो हम बातें करें, जिन्होंने आविष्कार करने वाले, जो हम मिस्त्री टाइप के हम बोल सकते हैं, इन व्यक्तियों को इन्होंने हायर किया, तकनीक को इन्होंने हायर किया, और फिर उन तकनीक को इन्होंने रोजगारों में इन्होंने लगाया तकनीक को। ठीक है, अब तकनीक इनके पास हो गई, आर्थिक स्थिति इनका था, अब इनको एक क्या था? व्यापार। अर्थात व्यापार के लिए इन्हें क्षेत्र चाहिए था, व्यापार के लिए इनको ऐसा देश चाहिए थे जहां पर अपने सामान को ये बेच सके, जहां पर अपने सामान को ये खपा सके। और वही स्थिति थी ब्रिटेन। ब्रिटेन के पास काफी अपने उपनिवेश थे। क्या थे? ब्रिटेन के पास काफी अपने उपनिवेश थे। अगर हम बातें करें, इस समय ब्रिटेन का चीन पर भी अधिकार था, अफ्रीका महाद्वीप के काफी देशों पर अधिकार था, भारत पर अधिकार था। तो इस ब्रिटेन के पास ऐसे उपनिवेश थे जहां पर ये अपने माल को आसानी के साथ बेच सकता था। तो ये तीनों इसके में मुख्य थे, आर्थिक और तकनीक और तीसरा था व्यापार। ठीक, आगे हम बात करें, औद्योगिक क्रांति के समय के परिवर्तनों को श्रीमती LCA नोल्स ने 6 बड़े परिवर्तनों में वर्गीकृत किया है। इंजीनियरिंग का विकास, किसका विकास हुआ था इस समय? इंजीनियरिंग का विकास हुआ था। भाई इंजीनियरिंग का विकास चाहिए, तकनीक का विकास चाहिए, ये बात अभी मैं आपको बता कर ही आया हूँ। तकनीक तो बहुत ही जरूरी है जिंदगी में, बिना तकनीक के काम तो चलने वाला नहीं है साहब। इसके बाद नंबर दूसरा है लोहे का निर्माण। अब लोहे के निर्माण में क्रांति, अर्थात अब क्या होगा, अगर आपको कोई बड़े बड़े चीजें बनानी है, इंजन बनाने हैं, गाड़ियां बनानी है, लोहे के औजार बनाने हैं, नाव बनानी है, तो लोहे उसमें चाहिए। तो लोहे के में भी क्रांति जरूरी है।
ठीक है ना। तो लोहा की बात भी आ गई यहाँ पर। अगला है वस्त्र उद्योग में भाप एवं जल शक्ति का प्रयोग। अब हम वस्त्र उद्योग में बात करें तो इसमें भाप की भी जरूरत थी और जल शक्ति का भी इसमें विकास का जरूरत थी, तो इसके लिए भी ये जरूरी थी। इसके बाद हम बातें करें इसमें रसायन रसायन उद्योगों का विकास, कोयले की खानों का विकास। इस समय कोयले की खानों का भी विकास हुआ है। क्या हुआ है? इस समय कोयले की खानों का भी विकास हुआ है। ठीक है। अगला है परिवहन के साधनों का विकास, और इस समय किसका विकास हुआ है? परिवहन के साधनों का भी विकास हुआ है। तो ये छह बड़े परिवर्तन बताए हैं औद्योगिक क्रांति के। किसने बताए हैं? श्रीमती LCA नोल्स ने ये 6 परिवर्तन बताए हैं। ठीक है। तो ये जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला है आर्नल्ड टोयनबी। आर्नल्ड टोयनबी का एक इतिहास की हम बातें करें तो इसका आर्नल्ड टोयनबी के काफी मत हैं, और इतिहास में एक आर्नल्ड टोयनबी के जो मत हैं इनका सम्मान भी किया जाता है क्योंकि इन्हें माना जाता है। ठीक। आर्नल्ड टोयनबी ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्री रिवोल्यूशन में यह स्पष्ट किया है कि औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं है वरन विकास की एक सतत प्रक्रिया है। अब हम बातें करें यहाँ पर इसने क्या माना है, टोयनबी ने क्या माना है? टोयनबी ने अपनी पुस्तक, टोयनबी की पुस्तक का नाम क्या है? टोयनबी की पुस्तक का नाम है लेक्चर्स ऑन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में ये स्पष्ट किया है कि औद्योगिक क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं है। यहाँ पर क्या है, टोयनबी ने कहा है कि जो ये औद्योगिक क्रांति है ये आकस्मिक अचानक घटना नहीं है जो अचानक घटी है, नहीं, ये पहले से इसकी जो प्रारूप थी, वरन ये विकास की एक सतत प्रक्रिया थी। इसका जो विकास था एक सतत कंटिन्यू तरीके से चल रहा था, ये अचानक घटना नहीं घटी थी। ये किसने बात कही है? ये कही है टोयनबी ने। ये बात कही है कि भाई ये घटना जो थी ये अचानक नहीं घटी है, इसका तो सतत तरीके से क्रमबद्ध तरीके से इसका तो काम चल रहा था। ऐसा नहीं है कि भाई अचानक औद्योगिक क्रांति आ गई, किसी ने सोचा ही नहीं था कि साहब औद्योगिक क्रांति भी हो जाएगी, ऐसा भाइयों कुछ भी नहीं था टोयनबी के अनुसार। आज हम बात करें ब्रिटेन में जिस औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1760 के आसपास हुई। अब एक बात है, इसको आप नोट कर लीजिए अपनी परीक्षा की दृष्टि से, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना। यहाँ पर क्या कहा गया है? ब्रिटेन में जिस औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1760 और यहाँ पर 18वीं शताब्दी भी पूछा जा सकता है। शताब्दी में भी कभी कभी प्रश्न आप लोगों के पास आता है। ठीक है, कभी कभी शताब्दी में भी आपके पास प्रश्न आता है। 18वीं शताब्दी 1760 के आसपास हुई, वह निम्न 4 प्रकार की क्रांतियों से संबंध मानी जाती है। अर्थात जो ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति थी ये चार प्रकार की क्रांतियों से संबंध माना जाता है इसका। किसने? 4 प्रकार की क्रांतियों से। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? इंग्लैंड से। कब हुई? 1760 में या 18वीं शताब्दी में। और कितने? चार कारणों से हुई थी। नंबर 1 है जनांकीय क्रांति, अर्थात जनांकीय क्रांति की समझना। यहाँ पर क्या था? जनांकीय क्रांति, इसका अर्थ समझना क्योंकि जो जनसंख्या थी वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। अगर हम ब्रिटेन की जनसंख्या को निकालें, 150-200 साल पीछे की जनसंख्या को निकालें, उसके मुकाबले 1760 में ब्रिटेन की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो चुकी थी। अब जब ब्रिटेन की जनसंख्या बढ़ेगी तो वहां पर क्या किया जाएगा? उनके लिए कोई ना कोई रोजगार भी उनके लिए तैयार किया जाएगा। ठीक है ना। जब रोजगार तैयार किया जाएगा तो अब उनके लिए कोई कारखाने खोले जाएंगे क्योंकि रोजगार ज्यादा कारखानों में दिया जा सकता है। तो ये जनसंख्या की भी एक मांग थी, ये उद्योग। ठीक है ना। जब जनसंख्या है, बहुत ज्यादा जनसंख्या हो चुकी है तो उसके लिए रोजगार चाहिए तो कारखाने चाहिए तो औद्योगिक क्रांति चाहिए। सिंपल सी बात है। इसके बाद अगला है, नंबर दूसरा है कृषिगत क्रांति, अर्थात जनसंख्या में बड़ी क्रांति हुई, जनसंख्या बड़ी स्पीड से बढ़ी। इसके बाद अगला है कृषिगत क्रांति, अर्थात जो कृषि की अगर हम बातें करें तो कृषि में भी इस समय विकास काफी हुआ। अगर हम 150-200 साल पीछे का इतिहास देखें ब्रिटेन का, तो इस समय क्या था? जो कृषि था, कृषि में नई थोड़ा खाद बीज का थोड़ा बीजों को डेवलप किया गया था, तो नई काफी चीजें ऐसी आ चुकी थी। जो कृषि थी, कृषि में भी और खेतों को साफ करके उन्हें कृषि योग्य बनाया गया था। तो ऐसी स्थिति आ चुकी थी
जो कृषि जो है इसका भी विस्तार किया गया था, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर क्रांति होती है। ठीक। अगला था व्यवसायिक क्रांति, अर्थात व्यापार की भी एक क्रांति थी, और एक थी परिवहन क्रांति। क्या थी? परिवहन क्रांति। तो ये 4 प्रकार की क्रांतियों से संबंध माना जाता है। कृषि भी इस समय बढ़ी थी, जनसंख्या भी बढ़ी थी, व्यावसायिक क्रांति, व्यावसायिक व्यापार की मांग भी बढ़ी थी, और परिवहन क्रांति भी बढ़ी थी। तो ये 4 यहाँ पर माने जाते हैं। हम ब्रिटेन में 1740 के दशक में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। मैं आपको अभी पहले ही बता कर आ चुका हूँ, 1740 के दशक में यहाँ पर क्या हुआ, बड़ी तेजी से क्या हुआ, जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिससे श्रम शक्ति भी तेज गति से बढ़ी। अर्थात अब श्रम शक्ति है, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो श्रम शक्ति बढ़ेगी, तो श्रम शक्ति भी बड़ी तेज तरीके से बढ़ी थी। ठीक है ना, श्रम शक्ति भी तेज गति से बढ़ी। इसे जनांकीय क्रांति कहा जाता है, अर्थात इसे जनांकीय क्रांति कहा जाता है, क्योंकि जो जनसंख्या है, जनसंख्या की जो जन्म दर है, जनसंख्या जब ज्यादा बढ़ती है जो उसे जनांकीय क्रांति कहा जाता है। और ब्रिटेन में जनांकीय क्रांति की हम बात करें तो 1740 के बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर लोग हो गए थे। हम ये कह सकते हैं बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ चुकी थी यहाँ पर 1740 के बाद। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके लिए उद्योग चाहिए, उद्योग चाहिए तो उसमें औद्योगिक क्रांति बिल्कुल लाजमी है, और वो औद्योगिक क्रांति की जाएगी। इसमें आप अगर ये सोच रहे कि अचानक औद्योगिक क्रांति हुई है, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, चीजें समय की मांग होती है। चीजें क्या होती है, चीजें समय की मांग होती है, और हम कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। वही सिस्टम यहाँ पर था। ठीक है, आगे हम बातें करें। अगला है हॉलैंड। हॉलैंड यूरोपीय देशों में एक ऐसा देश था जहां औद्योगिक क्रांति के लिए आवश्यक परिस्थिति विद्यमान थी। अर्थात हम हॉलैंड की हम बातें करें, जो डच है, इन डचों की हम हॉलैंड की बातें करें, और डचों की अगर हम बातें करें तो ये डच भारत में भी इन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में डचों ने भी की थी। भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। डच आए तो भारत में पहले थे, डच अंग्रेजों से पहले भारत में आते हैं, लेकिन इनकी कंपनी की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी से बाद में होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है, और भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बातें करें, डच हॉलैंड के पास पूंजी थी, परंतु वह औद्योगिक क्रांति देश ना होकर व्यापारिक देश था। हॉलैंड में लोहे और कोयले का भी अभाव रहा। हम बातें करें अगर हम देखें तो औद्योगिक क्रांति के लिए जो परिस्थितियां थी, वो परिस्थितियां हॉलैंड में बहुत अच्छी थी, और हॉलैंड के पास पूंजी भी खूब थी, और यहाँ की सारी व्यवस्थाएं भी ऐसी थी कि यहाँ पर औद्योगिक क्रांति हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बातें करें, सारी व्यवस्थाएं थी, थोड़ी तो यहाँ पर लोहे और कोयले का थोड़ा का भी अभाव रहा, थोड़ा सा यहाँ पर लोहा और कोयले का अभाव रहा, लेकिन यहाँ पर रुपए काफी थे, लेकिन यहाँ पर औद्योगिक क्रांति नहीं होती है। आगे हम बातें करें, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई, और आपको मैं बता चुका हूँ 1760 में प्रारंभ मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1760 से प्रारंभ मानी जाती है। इस क्रांति के यहाँ प्रारंभ होने के कई कारण थे, जिनमें से कुछ आगे लिखित हैं। अब एक बात है, अगर आपसे अब कोई पूछे कि साहब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, और देशों में भी तो हो सकती थी, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, तो हम इसी बात पर हम चर्चाएं कर रहे हैं कि जो ये इंग्लैंड में जो ये औद्योगिक क्रांति होती है, इसके पीछे कुछ कारण थे, यहाँ पर, तब यहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई है। और एक बात है, किसी भी क्रांति के लिए कारण बहुत जिम्मेवार होते हैं, तो यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के लिए कारण थे, और कारणों की वजह से यहाँ पर औद्योगिक क्रांति हुई। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, और इसके पीछे कारण क्या थे, और वो कौन कौन से कारण थे, उन्हीं पर हम एक बार कर लेते हैं। ठीक है, समझते हैं। इंग्लैंड में लोहे एवं कोयले की खानें थी। इंग्लैंड की हम बातें करें तो यहाँ पर लोहा और कोयले की खानें, ठीक है। अब जो लोहा, कच्चा लोहा यहाँ पर थे काफी। जब कच्चा लोहा है तो कच्चे लोहे की बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं, और जो कच्चा लोहा है इसे पिघलाने के लिए कोयले की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? कोयले की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कोयला भी भरपूर मात्रा में, यहाँ पर कोयला भी था। क्या था? कोयला भी यहाँ पर भरपूर मात्रा में थे। कोयले की खानें आसपास होने से पक्के लोहे का निर्माण अधिक सुविधा से होने लगा। अर्थात यहाँ पर लोहा भी था और कोयला भी था। ठीक है, आगे हम बात करें।
इंग्लैंड ने विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर रखा था। ये आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य अर्थात इसका जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था। इसका चीन पर भी अधिकार था, अफ्रीका महाद्वीप के काफी देशों पर इसका अधिकार था, और इसका इंग्लैंड का भारत में भी अधिकार था। तो इसका व्यापक साम्राज्य फैला हुआ था। इससे मतलब ये है, अब ये सामान को बेचने के लिए इसके पास एक मार्केट है। क्या है? एक मार्केट है, एक बाजार है, जहां पर अपना सामान को खपा सकता है, और जहां पर अपने सामान को बिना टैक्स के भी खपा सकता है। वहां की सरकार इसका कोई ऐतराज नहीं कर सकती। इसीलिए इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के लिए ये साम्राज्य जो इसका विस्तार था, जो साम्राज्य इसका जो विस्तृत साम्राज्य था, ये भी यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के लिए एक यहाँ पर महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर एक अपने सामान को ये कहीं पर भी खपा सकते हैं, कहीं पर भी बेच सकते हैं, इनके पास बहुत बड़ा बाजार है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर रहता है। ठीक है, आगे हम बातें करें। साम्राज्य स्थापित कर लिया गया था। उपनिवेशों से इंग्लैंड को कच्चा माल एवं नवीन बाजार उपलब्ध हुआ। अर्थात इससे इससे क्या हुआ? इन्हें उपनिवेशों से इंग्लैंड को कच्चा माल एवं नवीन बाजार भी उपलब्ध हुआ। अब हम बातें करें कच्चा माल भारत से, जैसे यहाँ से कपास लेकर जाते थे और वहां से तैयार माल लेकर आते थे, काफी चीजें थी। अपने उपनिवेशों से इन्हें कच्चा माल भी इन्हें वहां से लेके आ सकते थे, और वहां पर ये अपना माल को खपा भी सकते थे, बेच भी सकते थे। ठीक है, इसके बाद आगे हम बातें करें और कौन सा कारण है। इंग्लैंड का समुद्री व्यापार पर लगभग एक अधिकार था। और एक बात याद रखना, ये रखने का नहीं है इतिहास में। अगर हम बातें करें इतिहास में, जो सबसे शक्तिशाली जो नौसेना थी वो इंग्लैंड की थी, और इंग्लैंड का तो समुद्र पर एकाधिकार था, और समुद्र के माध्यम से ही सामान बेचे जाते थे। तो यहाँ पर क्या था? तो यहाँ पर एक अधिकार था। उसके पास संसार के प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर स्थित अति उत्तम बंदरगाह थे, और इसके पास अति उत्तम बंदरगाह भी थे, जहां पर अपने सामान को उतार सकते थे, बेच सकते थे। अति उत्तम इसके पास अपने बंदरगाह भी थे। ठीक है, आगे हम बात करें। इंग्लैंड का निर्यात व्यापार फ्रांस के निर्यात व्यापार की तरह न था, जिसमें उच्च कोटि की विलास वस्तुएं शामिल थी। फ्रांस के विपरीत इंग्लैंड उन चीजों का उत्पादक था जिनकी बड़ी मात्रा में जरूरत रहती थी। उन चीजों का उत्पादक था। यहां पर समझना, इंग्लैंड का निर्यात व्यापार फ्रांस के निर्यात व्यापार की तरह ना था, जिसमें उच्च कोटि की विलास वस्तुएं शामिल थी। इसमें क्या थी? उच्च कोटि की विलास वस्तुएं शामिल थी। फ्रांस के विपरीत इंग्लैंड उन चीजों का उत्पादक था जिनकी बड़ी मात्रा में जरूरत रहती थी। तो ये बड़ी चीजों जिनकी मात्रा में जरूरत रहती थी, जो बड़ी मात्रा में, उनका ये उत्पादक खुद ही करता था ब्रिटेन। इंग्लैंड में कृषि दासता था। श्रेणी व्यवस्था फ्रांस एवं अन्य देशों की अपेक्षा पहले ही समाप्त हो चुकी थी। हम बातें करें जो फ्रांस में था, इसमें जो दासता थी वो फ्रांस इसमें इंग्लैंड में पहले ही समाप्त हो चुकी थी। जो फ्रांस में अभी भी चली आ रही थी, यहाँ पर पहले ही समाप्त हो चुकी थी। ठीक है ना? इंग्लैंड के अपेक्षाकृत मुक्त समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना को बल मिला। अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार उद्योग स्थापित करने के लिए स्वतंत्र था। तो अब यहाँ पर हम बातें करें, कोई भी यहाँ पर उद्योग खोल सकता था। ठीक है ना? कहाँ पर? इंग्लैंड में। आगे हम बातें करें, इंग्लैंड का नवधनाढ़ वर्ग अर्थात जो नए अमीर लोग थे, नवधनाढ़ वर्ग कुलीन वर्ग नहीं था। अर्थात ये कुलीन वर्ग नहीं था। ये नया जो अमीर जो लोग थे यहाँ के नए इंग्लैंड के, वो कुलीन वर्ग नहीं थे। वो सच में अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से बने थे, ना कि पहले से कुलीन वर्ग थे। ठीक है, आगे हम बात करें, अपितु व्यापारियों का वर्ग नहीं था, अपितु व्यापारियों का था, जो अपनी पूंजी को उद्योगों एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों में लगाने के लिए तत्पर था। 18वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में बैंकों की स्थापना हो चुकी थी। बैंकिंग प्रणाली के विकास से इंग्लैंड के उद्योगपतियों को ऋण प्राप्त करने में सुविधा मिली। अर्थात हम बातें करें, यहाँ पर बैंकों की स्थापना भी यहाँ पर की जा चुकी थी ब्रिटेन में। जब ब्रिटेन में बैंकों की स्थापना की जा चुकी थी, तो बैंकों के माध्यम से ये अपना कर्ज भी ले सकते थे। ठीक है, आगे हम बातें करें, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति से पूर्व
कृषि क्रांति हो चुकी थी। कृषि क्रांति एवं बाड़ाबंदी आंदोलन से छोटी भूमि के कई किसान बेकार हो गए थे। वे ग्रामों को त्याग नगरों में आ गए। यहाँ यंत्रों के मालिकों को सस्ते दामों पर मजदूर उपलब्ध होने लगे और जिससे कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की समस्याओं का समाधान हो गया। ठीक है। और फ्रांसीसी क्रांति नेपोलियन के युद्धों में भी इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन के युद्धों में भी इंग्लैंड में, क्योंकि युद्ध समाप्ति के बाद इंग्लैंड में बेकारी बढ़ गई और इस बेकारी को दूर करने का एकमात्र उपाय था औद्योगिक क्रांति। अगला है 1688 ईस्वी की शानदार क्रांति के पश्चात इंग्लैंड में संविधान जिन सुदृढ़ सिद्धांतों पर आधारित किया गया उनसे आंतरिक शांति बनी रही। ब्रिटेन की राजनीतिक स्थिरता एवं शांति ने वहां व्यापार तथा उद्योगों के विकास को अवसर दिया। अब हम इनको एक बार समझ लेते हैं सारे। अभी और भी पॉइंट है, सारे पॉइंटों पर मैं आपको एक साथ समझाऊंगा। ठीक है। इंग्लैंड में औद्योगिक तथा व्यापार के लिए निरंतर बढ़ते हुए श्रम की मांग के मुकाबले में श्रमिकों का अभाव था। इसकी विपरीत फ्रांस में श्रम का बाहुल्य था। अतः इंग्लैंड में श्रम की मांग की पूर्ति करने के लिए श्रमिकों के अभाव ने यंत्रों का आविष्कार को प्रोत्साहन दिया। इंग्लैंड की राजनीति मूलतः व्यापार पर आधारित थी। इंग्लैंड की राजधानी मूलतः व्यापार पर आधारित थी। इंग्लैंड ने अनावश्यक युद्धों में अपनी शक्ति नष्ट नहीं की। इंग्लैंड की सरकारी नीति उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहित करने वाली थी। ठीक है। इंग्लैंड में चारों ओर से समुद्र से घिरा रहने के कारण बाह्य आक्रमण से सुरक्षित रहा, इसलिए यहाँ वह युद्ध जनित हानियों से बचा रहा और अपना औद्योगिक विकास कर सका। ठीक है, आगे समझिए जी। इंग्लैंड में काली मृत्यु नामक महामारी ने लाखों लोगों के प्राण ले लिए, जिसके फलस्वरूप इंग्लैंड में किसानों और मजदूरों की अत्यधिक कमी हो गई। अब आपको मैं एक साथ इन सारे पॉइंटों को समझाऊं। हम बात करें कि ये इंग्लैंड में ही, ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति क्यों हुई थी, इसके पीछे कारण क्या थे। औद्योगिक क्रांति क्यों हुई थी ब्रिटेन के अंदर, औद्योगिक क्रांति इसमें ब्रिटेन में ही क्यों हुई थी औद्योगिक क्रांति, इसके पीछे क्या कारण थे, इस चीज को आप नंबर पहला, यहां पूंजीपति लोग थे। यहाँ पर पूंजीपति लोग थे। क्या थे? पूंजीपति लोग जो कारखानों में अपनी पूंजी लगा सकते थे। और ये पूंजीपति जो लोग थे ये कुलीन परिवारों से नहीं थे। कुलीन जो सामंत थे, सामंत परिवारों से ये नहीं थे। जो ये थे ये अपने काम धंधों से, अपने व्यापारों के माध्यम से ही अमीर हुए थे और ये जानते भी थे कि अमीर कैसे हुआ जाता है और किस तरीके से बिजनेस किया जाता है, इस सारी चीजों को जानते थे। ठीक, आगे हम बातें करें। अगला है हमारा नंबर दूसरा है हमारा, हम बातें करें ब्रिटेन में जो दास्ता थी, दास्ता पहले ही समाप्त हो चुकी थी। पहले ही समाप्त हो चुकी थी। जो दास्ता थी वो पहले ही यहाँ पर समाप्त हो चुकी थी। अर्थात यहाँ पर कोई दास्ता नहीं थी। ऐसा व्यवस्था नहीं थी कि जो बंधुआ मजदूर है, ऐसी दास्ता यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, अगला था नंबर तीसरा है व्यापक साम्राज्य। हम ब्रिटेन की बात करें तो जिसका साम्राज्य था वो व्यापक साम्राज्य था। जिसकी हम बातें करें, इसके साम्राज्य में अफ्रीका महाद्वीप के भी देश आते थे। अफ्रीका, इसके साम्राज्य में हम बातें करें और जब ये 1760 में जब ये औद्योगिक क्रांति होती है, इस समय इसके में अमेरिका भी आता था। इस समय इसमें इसके साम्राज्य में अमेरिका भी आता था, चीन भी इसके साम्राज्य में आता था और हम बातें करें इसके साम्राज्य में भारत भी इसके साम्राज्य में आता था।
ठीक है। धीरे धीरे सारे देश इसके साम्राज्य में आते थे। ठीक, कहीं ना कहीं चीन पर भी इसका मामला था। अगली हम बातें करें, इतना बड़ा इसका साम्राज्य था। अब ये अपने व्यापक साम्राज्य में अपने सामान को बेच सकता है। क्या कर सकता है? बेच सकता है व्यापक साम्राज्य में अपने सामान। इसके पास बाजार है, बेच सकता है। इसके पास क्या है? इसके पास बाजार है, बेच सकता है सामान। इसके पास बाजार है, और जिसके पास बाजार होता है तो उस चीजों को बेच भी सकता है। ठीक है, इसके पास बाजार है ऑलरेडी, इसे बाजार की तलाश नहीं। अगली हम बातें करें, नंबर अगला है, इसके पास कच्चा माल के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के लिए भी क्या है? साम्राज्य। प्राप्त करने के लिए भी क्या है? साम्राज्य। ये कच्चा माल भी प्राप्त कर सकता है, और कच्चा माल प्राप्त करने के लिए भी इसके पास साम्राज्य है। तो भारत से कच्चा माल प्राप्त करता था, और वहां से अपने उद्योगों से तैयार माल को यहाँ पर बेचने के लिए आता था। तो इसके पास कच्चा माल तैयार करने के लिए भी साम्राज्य, ये कच्चा माल यहाँ से ये अपना व्यापक साम्राज्य से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, नंबर अगले की हम बातें करें, नंबर अगला है, चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। समुद्र से घिरा हुआ है। हम बातें करें, ये चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? समुद्र से घिरा हुआ है। अगर कोई आक्रमणकारी यहाँ पर आएगा तो उसकी जल सेना ताकतवर होनी चाहिए, और विश्व में सबसे ज्यादा ताकतवर जो जल सेना थी वो ब्रिटेन के पास थी। ठीक है, अगली हम बातें करें, विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली नौसेना, विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली नौसेना। अगर हम बातें करें, विश्व में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो नौसेना थी वो किसके पास थी? वो इसी के पास थी। सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो नौसेना थी विश्व में, वो किसके पास थी? ब्रिटेन के पास थी। ठीक है, अगली हम बातें करें, महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर अधिकार। अगली बात ये थी, जो महत्वपूर्ण जो बंदरगाह थे उन पर इसका क्या था? अधिकार था। ठीक है, महत्वपूर्ण बंदरगाह थे उन पर भी इसका अधिकार था। अगला था फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन से संघर्ष। नील के युद्ध में इस नेपोलियन बोनापार्ट को भी इसने हराया था। अब जब नेपोलियन से संघर्ष हुआ था तो यहाँ पर जो बेरोजगारी बढ़ गई थी युद्धों की वजह से, बेरोजगारी बढ़ गई, और उसकी वजह से अब उन लोगों को अपने काम धंधों में लगाना जरूरी था। अगली हम बातें करें, गांव से लोग शहरों की ओर आए। किसकी ओर आए? शहरों की ओर आए। अब जब शहरों की ओर आएंगे तो इन्हें शहरों में क्या मिल जाएंगे? इन्हें आसानी से मजदूर प्राप्त हो जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? आसानी से मजदूर मिल जाएंगे। ठीक है ना, और एक यहाँ पर महामारी आई थी जिसे काली मृत्यु बोलते हैं। महामारी आई थी जिसे काली मृत्यु बोलते हैं। और इस महामारी के कारण लोग काफी यहाँ पर मरे थे, काफी लोगों की मृत्यु हुई थी यहाँ पर ब्रिटेन में। जब काफी लोगों की ब्रिटेन में मृत्यु हुई थी
तो यहाँ पर जनसंख्या जो थी, थोड़े लोगों की संख्या कम हो गई थी, तो अब यहाँ पर उद्योग ऐसे खोलने थे जहां पर कम लोगों की आवश्यकता हो। ये भी एक कहीं ना कहीं इसका कारण था जो छुपा हुआ था। ठीक है। और एक थी 1688 की जो क्रांति थी, ये क्रांति भी एक इसका कारण थी। इस क्रांति के बाद लोगों ने यहाँ पर अपना व्यापार पर ध्यान दिया था। तो ये कारण थे यहाँ पर औद्योगिक क्रांति के। और यहाँ के जो लोग थे, फिर तकनीक की व्यवस्था भी यहाँ पर अच्छी थी। और यहाँ पर कोयले और लोहा के भी यहाँ पर कारखाने थे। ये सारी चीजें थी। देखो एक बात समझना, यहाँ पर हम जो कारण है, कारण एक नहीं है, इसके अनेकों कारण है, इसके अनेकों कारण है। लेकिन उन अनेकों कारणों में ये मुख्य था, ये कारण है मुख्य, जिसकी वजह से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है। और ये औद्योगिक क्रांति का जो एक टॉपिक है, बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या क्या आविष्कार होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। अगला है, थोड़ा सा हमें पीछे चलना होगा। अगला है इंग्लैंड में काली मृत्यु। ये काली मृत्यु को हम समझ चुके हैं। 1733 में जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया। इसको आप लोग नोट कर लें। अब आपके ये आविष्कार आ चुके हैं। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया किसके? जॉन के द्वारा 1733 में। अब इन्हें आप अपने कॉपी निकाल लें और नोट करते चलें। जहां पर मैं एम लिख दूं तो समझ लेना वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जॉन के द्वारा 1733 में यहाँ पर किसकी? फ्लाइंग शटल की, शटल का आविष्कार किया गया था। अब बात यह कि फ्लाइंग शटल क्या है? जिससे कपड़े बुनने के कार्य में तेजी आई। अब एक जुल्हा उतना सूत प्रयोग में लाने लगा जितना कि 10 व्यक्ति एक दिन में लाते थे। अब ये फ्लाइंग शटल क्या था? जो सूत का जो धागा होता था, जिसे इस तरीके से फेंका जाता था, जिसे व्यक्ति उसे इस तरीके से लेकर जाते थे, फिर उसके इस तरीके से वापस लेकर आते थे, जिसमें बहुत ज्यादा जिस काम को 10 व्यक्ति करते थे मिलकर, उस काम को फ्लाइंग शटल से अब वो जो धागा था, सूती वस्त्र का जो धागा था, जो धागा तैयार किया जाता था, जो रेशा तैयार किया जाता था, अब उसे इस फ्लाइंग शटल के माध्यम से किया जाने लगा। और इस फ्लाइंग शटल की हम बातें करें, जॉन के ने 1733 में इसका आविष्कार किया था। और जितने 10 लोग मिलकर काम करते थे, उससे फ्लाइंग शटल से एक व्यक्ति ही इतना काम एक दिन में कर लेता था। और एक बात समझना, यहाँ पर ये बड़ी महत्वपूर्ण है साहब, ये सारी पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये जॉन के ये फ्लाइंग शटल वाला जो प्रश्न है, ये परीक्षा की दृष्टि से आपका प्रश्न बनता है। और आपको मैंने एक बार ये समझाया था, सबसे पहले औद्योगिक जो क्रांति है वे वस्त्र में हुई थी। किसमें हुई थी? वस्त्र में औद्योगिक क्रांति हुई थी सबसे पहले। और जो औद्योगिक क्रांति है वस्त्र में भी, वो सूती वस्त्र में हुई थी। जो कपास होती थी, फिर कपास से सूत निकाला जाता था, जो सूत तैयार किया जाता था। पहले जो लोग करते थे वो लोग उसको बहुत धीमी तरीके से काम होता था, नया कोई सुधार नहीं था उसमें। परंपरागत तरीके से सूत निकाला जाता था, सूत काते जाते थे। अब क्या था, जैसे ही इस जॉन के ने फ्लाइंग शटल के वो किया, तो उसके बाद अब यहाँ पर एक व्यक्ति भी 10 व्यक्तियों के बराबर काम कर सकता था। और सूती वस्त्र में ही पहला आविष्कार भी सूती वस्त्र में किया जाता है, और उसका नाम था फ्लाइंग शटल, जॉन के 1733 ईस्वी। नोट कर लीजिए इसे, महत्वपूर्ण यहाँ पर। ठीक है, आगे हम बातें करें। 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे एक साथ 8 गुना सूत काटा जा सकता था। अब इसके बाद देखो सूतों में फिर विकास हो रहा है। अब जो ये जो है जॉन के का फ्लाइंग शटल है, इसके स्थान पर स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया गया था। इसका किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कर लीजिए। 1764 में किया गया है किसका? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार। जेम्स हारग्रीव्स ने इसका आविष्कार किया है, और जिससे एक साथ 8 गुना सूत काटा जा सकता था। एक साथ कितना सूत काटा जा सकता था? 8 गुना सूत ज्यादा काटा जा सकता था। अब हम बातें करें, ये जो स्पेनिंग जेनी है,
ये काफी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। और हम केवीएस की बातें करें, पीजीटी की परीक्षाओं में ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, स्पेनिक जेनी। और हम कहें फ्लाइंग जो शटल है, इसी का सुधार था स्पेनिक जेनी। किसका? फ्लाइंग जो शटल है, इसी का सुधार था स्पेनिक जेनी। और इसका आविष्कार 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने इसका आविष्कार किया था, जिससे एक साथ 8 गुना सूत काटा जा सकता था। इसके बाद अभी तो इसमें थोड़ा और भी सुधार होगा। 1769 ईस्वी में रिचार्ड आर्कराइट ने स्पेनिक जेनी में सुधार करके जल शक्ति से चलने वाला वाटर फ्रेम नामक सूत काटने वाला यंत्र बना दिया। देखो कितना महत्वपूर्ण है, जिसकी शुरुआत फ्लाइंग शटल से की थी जॉन के ने। उसके बाद हम जेम्स हारग्रीव्स की बात करें, जिन्होंने किसकी वो बनाया था? जेनी, स्पेनिक जेनी, जिन्होंने 1764 में बनाया था, और ये 8 गुना था। और इसके बाद आर्कराइट ने स्पेनिक जेनी में सुधार किया और वाटर फ्रेम बनाया। तो इसके बाद क्या है, अब ये सारे जो सुधार अभी आपको मैंने 3 आविष्कार बताए हैं, ये तीनों आविष्कार परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन्हें हम एक बार हम समझ भी लेते हैं। सबसे पहले हम बातें करें, एक बनाया है फ्लाइंग शटल। इसकी ये जो बनाया है फ्लाइंग शटल, ये सूत काटने के लिए 1733 ईस्वी में ये बनाया है, जॉन के ने बनाया है। किसने बनाया है? जॉन के ने इसे बनाया है। ठीक है, ये जॉन के ने बनाया है और ये पहला आविष्कार आप इसे मान सकते हैं सूत काटने का। ठीक है, इसके बाद हम बातें करें 1764 ईस्वी में। अब इसमें जो ये फ्लाइंग शटल है, इसमें थोड़ा सुधार किया जाता है और इस टाइम एक स्पेनिंग जेनी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? स्पेनिंग जेनी बनाई जाती है 1764 में। ठीक है ना, क्या बनाई जाती है? स्पेनिंग जेनी बनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद अब स्पेनिंग जेनी जो है ये 8 गुना करती है। कितना? 8 गुना करती है। 8 गुना काम करती है, 8 गुना। और इसमें क्या था, 10 व्यक्ति के स्थान पर इतना काम इससे एक व्यक्ति कर सकता था। क्या कर सकता था? एक व्यक्ति कर सकता था। ठीक है ना, और ये और भी 8 गुना हो गई। देखो कितनी स्पीड, यहां से देखेंगे आप कितनी स्पीड देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों के बराबर कर सकता है और फिर ये 8 गुना और ज्यादा 8 गुना कर सकती है। तो आप इसको मान सकते हैं 80 व्यक्तियों की जगह स्पेनिंग जेनी में एक व्यक्ति कर सकता है। ठीक है, कर सकता है। इसके बाद 1769 ईस्वी की हम बात करें, आर्कराइट ने इस स्पेनिंग जेनी के स्थान पर क्या बनाया? वाटर फ्रेम बनाया था। क्या बनाया? वाटर फ्रेम। अब जो ये वाटर फ्रेम था, ये आप समझ रहे होंगे कि ये पानी से उस तरीके से ये चलने लग गया, जैसे अभी आपको मैंने बताया। किससे चलने लग गया? आर्कराइट ने किसकी स्थापना की थी? स्पेनिंग जेनी में सुधार में जल शक्ति से चलने वाला वाटर फ्रेम, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है, वाटर फ्रेम। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर बातें करें तो अब ये कितना सुधार हो चुका है। अब इसमें और भी ज्यादा सुधार हुआ है। अब ये पानी से चलने लग जाती है साहब। जो पानी का जो प्रेशर होता है, प्रेशर से चलने लग जाता है ये, इसमें और ज्यादा सुधार होता है। ठीक है ना, और हम अब आपसे परीक्षा में क्या पूछा जाता है? परीक्षा में जेम्स हारग्रीव्स, परीक्षा में आप नोट कर ले। सबसे पहले तो आपसे ये पूछा जाता है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन के ने किया। कब किया? 1733 में किया। ठीक है ना, तो किससे संबंधित है? ये वस्त्र से संबंधित है, वस्त्र से संबंधित है, वस्त्र उद्योग से संबंधित है। अर्थात हम कह सकते हैं सूत काटने से संबंधित, किससे संबंधित है? सूत काटने से संबंधित है। ठीक है ना, और इसीलिए वस्त्र उद्योग में ही माना जाता है कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग में ही हुई थी। ठीक है, इसके बाद हम बातें करें, अब इस जॉन के का जो फ्लाइंग शटल था, इसके स्थान पर जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 में किसका आविष्कार किया? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया। अब इसमें फ्लाइंग शटल में इसमें 10 व्यक्ति जो काम करते थे पहले, वो फ्लाइंग शटल की सहायता से एक व्यक्ति 10 व्यक्तियों के बराबर
10 व्यक्तियों के बराबर 10 बराबर 1, 10 व्यक्तियों के बराबर एक व्यक्ति काम कर सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो जो जेम्स हारग्यूस ने इसका स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया, अब इसमें ये और भी 8 गुना है, 10 व्यक्ति बराबर 1 और 1 गुना 8, अर्थात अब यहां पर कितने कर सकते हैं, 80 व्यक्तियों के बराबर एक व्यक्ति काम कर सकता है पहले के मुकाबले, ठीक है ना। और अब इसमें क्या है, अब वाटर फ्रेम में, अब ये वाटर फ्रेम से और चलने लगे, आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार कर दिया, अब ये पानी से ही चलने लगी। देखो कितना सुधार देखने को मिल रहा है। और ये सारे कितने हैं, ये वस्त्र उद्योग में है, सूती में, जो हम कपास की बातें कर रहे हैं, जो कपास से जो सूत निकाले जाते हैं उसमें ये सारे का सारा आविष्कार किया जा रहा है। तो किस तरीके से किया जा रहा है, क्रमबद्ध तरीके से, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। तो ये हम यहां तक हम समझ चुके थे, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे हम बातें करें। अगला है हमारा, अगला है वाटर फ्रेम, जिसका आविष्कार 1769 में किया था। वाटर फ्रेम के आविष्कार को आधुनिक कारखाना प्रणाली का प्रारंभ माना जाता है। इतिहासकार फिशर ने 1769 से औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ माना है। अब एक बात समझना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कौन सी मशीन के आविष्कार से माना जाता है, ऐसा प्रश्न आपके पास पूछ लिया जाए, और आपसे पूछ लिया जाए कि किसके अनुसार, इतिहासकार, अभी आपको मैंने बताया है, इतिहासकार फिशर के अनुसार, किसके अनुसार, फिशर के अनुसार, इतिहासकार फिशर के अनुसार 1769 ईस्वी से औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ माना जाता है। किसके अनुसार, फिशर के अनुसार। और औद्योगिक क्रांति का जो प्रारंभ माना जाता है वो वाटर फ्रेम के आविष्कार से माना जाता है। क्योंकि देखा जाए, जो पानी से जो चलने वाली जो ये मशीन थी वाटर फ्रेम, एक नया सुधार था, और नया सुधार देखने के लिए लोगों को मिला था। इसीलिए फिशर ने इस 1769 में जब वाटर फ्रेम का आविष्कार जब किया था, तो आर्कराइट ने जो इसका आविष्कार किया था, इसी समय से औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ माना है फिशर के अनुसार। और ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, फिशर के अनुसार 1769 से, जब से यहाँ पर वाटर फ्रेम का आविष्कार किया गया है, तभी से औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ माना है फिशर ने, ठीक है। इसके बाद आगे हम चले। 1769 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने स्पेनिंग म्यूल, खच्चर का आविष्कार किया। एक स्पेनिंग म्यूल का आविष्कार किया, खच्चर, खच्चर का होता है एक मिक्स, स्पेनिंग म्यूल का अर्थ था थोड़ा एक मिक्स का अर्थ है, जैसे हम बात करें घोड़े और गधा, उसके बीच में क्या होता है, खच्चर, तो एक मिक्स वाला है स्पेनिंग, ठीक है ना। तो हम स्पेनिंग म्यूल, खच्चर का आविष्कार किया, किसने, सैमुअल क्रॉम्पटन ने। इसमें स्पेनिंग जेनी, एक क्या था, स्पेनिंग जेनी था, और एक वाटर फ्रेम था। दोनों की विशेषताओं का मिश्रण किया। देखो दोनों की विशेषताओं का मिश्रण होगा, आप जैसे बोले घोड़ा और गधा, इन दोनों का मिश्रण होगा, लेकिन और इससे क्या निकल कर आएगा, खच्चर आएगा। क्या निकल कर आएगा, खच्चर आएगा, दोनों का मिक्स। और घोड़ा और गधे का मिक्स क्या होता है, खच्चर होता है। तो इसने क्या किया, सैमुअल क्रॉम्पटन ने क्या किया, एक तो इसने स्पेनिंग जेनी है, उसको इसने लिया अपनी विधि में। एक इसने वाटर फ्रेम को लिया, दोनों को लेकर एक नया आविष्कार किया, जिसे स्पेनिंग म्यूल कहा गया। इसमें दोनों का मिश्रण था, जिसे खच्चर भी कहा जाता है। 1769 से आगे हम बातें करें। 1785 में एडमंड कार्टराइट द्वारा शक्ति चालित करघे पावर लूम का आविष्कार किया गया। इसे जल शक्ति और वाष्प शक्ति दोनों से चलाया जा सकता था। एक फिर यहाँ पर आविष्कार किया जा रहा है। अब यहाँ पर एक आविष्कार इसने किया है एडमंड कार्टराइट ने। किसने, एडमंड कार्टराइट ने एक आविष्कार किया है, द्वारा शक्ति चालित एक करघा पावर लूम का आविष्कार किया है, ठीक है, आविष्कार किया गया है। इसे जल शक्ति और वाष्प शक्ति दोनों से चलाया जा सकता था। जल शक्ति और वाष्प शक्ति, इसे वाष्प शक्ति और जल शक्ति दोनों से इसे चलाया जा सकता था। किसने किया, एडमंड कार्टराइट ने किया था। अब हम बातें करें पावर लूम, इसका नाम था पावर लूम का आविष्कार किया। जल शक्ति और वाष्प दोनों से ही इसे चलाया जा सकता था।
कपास ओटने की मशीन कॉटन जिन का आविष्कार, किसका? कॉटन जिन का आविष्कार 1793 ईस्वी में अमेरिका एली व्हीटन ने किया। अर्थात अब जो कॉटन है, जो कॉटन जिन का आविष्कार जो किया है वो अमेरिका के किसने किया है? एली व्हीटन ने किया है। अब ये कॉटन जिन क्या है? पहले क्या होता था, जो कॉटन होती थी उसके अंदर से जो बीज जो होते थे उन्हें पहले निकाला जाता था, हाथों से उन्हें निकाला जाता था उन बीजों को, जिससे बड़ी समस्याएं भी बहुत ज्यादा होती थी। हाथों से बीजे निकाले जाते थे तो समस्या भी बड़ी ज्यादा होती थी। अब इसके बाद क्या होता है, इसने क्या किया, इस पे एली व्हीटन ने क्या किया, अब एक ऐसी मशीन बनाई जिससे जो बीज जो होते थे कॉटन के अंदर, अगर आपने गांव में देखा हो कपास का जो पेड़ होता है और उसका जो अंदर जो एक छोटा सा लगा हुआ होता है जिससे कपास निकल कर आता है, उसके अंदर आप देखेंगे तो काले काले से उसके अंदर बीज होते हैं, ठीक है ना। अब पहले उन बीजों को हाथों से निकाला जाता था और उसके बाद क्या किया, एली व्हीटन ने क्या किया, उन बीजों को निकालने के लिए एक मशीन का आविष्कार किया 1793 ईस्वी में एली व्हीटन ने। और ये अमेरिका के थे, क्या थे? अमेरिका के थे। और उस मशीन का नाम था कॉटन जिन। ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया था? कॉटन जिन का जो आविष्कार था वो एली व्हीटन ने किया था, 1793 ईस्वी में किया था। कहाँ के थे? वो अमेरिका के थे, जिसका नाम था एली व्हीटन थे, ठीक है। और उसने कॉटन जिन का आविष्कार किया था। तो कॉटन जिन में मैं आपको समझा चुका हूं, कॉटन जिन में जो होता था वो ये होता था कि जो उसके अंदर जो चीजें होती थी उन्हें निकाला जाता था, अर्थात जो दाने होते हैं काले काले उनको इससे निकाल लिया जाता था, ठीक है। यहाँ तक आगे कहने का मतलब ये है कि अभी मैंने आपको जितने भी आविष्कार समझाए हैं, हम फ्लाइंग शटल से लेकर कॉटन जिन तक की हम बातें करें, ठीक है ना, कॉटन जिन तक की हम बातें करें, जितने भी आविष्कार मैंने आपको अभी समझाए हैं, ये सारे के सारे जो आविष्कार जो हुए हैं ये सूती वस्त्र के लिए हुए हैं, कपड़ों के लिए आविष्कार किए गए हैं, कपड़ों के लिए मशीनें बनाई गई हैं। इसीलिए माना जाता है सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति जो हुई थी वो वस्त्र में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। यही तर्क यहाँ पर दिया जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा आ गया औद्योगिक क्रांति, जो जो यहाँ पर हम कॉटन जिन की हम बातें करें जिसकी एली व्हीटन ने इसका वो किया था, ठीक है। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज को भी आप एक बार याद रखें। इसके बाद अगला है हमारा वर्कशायर। वर्कशायर के एक अंग्रेज जमींदार, वर्कशायर के एक अंग्रेज जमींदार जेथरो टल, क्या नाम है? जेथरो टल ने बीज बोने के लिए एक ड्रिल मशीन, बीज बोने के लिए एक ड्रिल मशीन बनाई जिससे सुनिश्चित कतारों में बीज बोया जाता था। ये प्रश्न भी आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अब ये आ गई कृषि में, कृषि में आ गया, कृषि में आ गया। अभी तक केवल हम सूती वस्त्र की बातें कर रहे थे, अब ये कृषि में भी एक बहुत बड़ा सुधार हुआ है। हम बातें करें जेथरो टल की, हम बातें करें जो वार्कशायर के एक जमींदार थे, जेथरो टल, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक ड्रिल मशीन का इन्होंने आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया? एक ड्रिल मशीन का इन्होंने आविष्कार किया। पहले क्या होता था, पहले ये होता था जब बीज बोया जाता था तो हाथ में, आज भी जो गांव में आप देखेंगे कि जो ज्वार का जो बीज होता है, बाजरे का जो बीज होता है, बहुत से गांव में आज भी क्या किया जाता है, उसे हाथों से इस तरीके से उसे फेंका जाता है। तो और बहुत सी जगह ऐसा है जहां पर सुविधाएं, ऐसे कुछ गांव ऐसे भी हैं आज भी जो आदिवासी जो गांव है वहां पर क्या किया जाता है, बीज को फेंका जाता है खेत में, फिर उसके बाद उसकी थोड़ा जुताई कर ली जाती है। लेकिन ऐसे उदाहरण देखने के लिए वर्तमान में बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, ट्रैक्टरों के पीछे मशीनें हो गई जिसमें अनाज या जो भी हम बीज बोते हैं उसको उसके अंदर रख देते हैं और फिर वो जुताई के साथ साथ वहां पर उन हलाइयों में वो बीज जाता रहता है, ठीक है, ऐसा होता है वर्तमान में, ठीक। लेकिन हम बातें कर रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं आज से 250-300 साल पहले की हम बातें कर रहे हैं। उस समय ऐसा आविष्कार नहीं था। उस समय क्या होता था, बीजों को फेंका जाता था जमीन में, बाद में जुताई की जाती थी। उसके बाद अब एक वार्कशायर के एक जमींदार थे, उसके दिमाग में बातें आई, साहब यार कुछ ना कुछ तो हमें सुधार करना चाहिए, जिसका नाम था जेथरो टल, जिसका नाम था, एक जमींदार थे, खेती से जुड़े हुए थे।
उसने क्या किया, उसने एक ड्रिल मशीन बनाई और उस ड्रिल मशीन की सहायता से जो खेत की जुताई होती थी उसके साथ साथ बीज भी बोया जाता था। और ये बीज बोने के लिए जो ड्रिल मशीन थी जिसका आविष्कार किया था जैथरो टल ने किया था, और उस ड्रिल मशीन का नाम था, उसका नाम था ड्रिल मशीन। और ये कतारों में, जैसे इस तरीके से कतारें जा रही हैं, इस तरीके से जा रही हैं, तो यहाँ पर ही ये कतारों में ये बीज बो देते थे इस तरीके से। तो इसका आविष्कार जैथरो टल ने किया था। आप अपनी परीक्षा की दृष्टि से इन्हें मोस्ट इंपोर्टेंट में कर लें। अभी तक तो केवल हम ये देखते आए हैं कि सूती वस्त्र में क्रांति होती है, अब हमें ये भी देखने को लिए मिल रहा है अब जो कृषि है, कृषि में सुधारों के लिए भी क्रांति प्रारंभ हो चुकी है। ठीक है, तो ये बड़ा मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। अगली हम बातें करें अमेरिकी शिक्षक एली व्हीटन। अभी जिस एली व्हीटन की हम बातें कर गए हैं, अमेरिकी शिक्षक एली व्हीटन ने 1793 में कपास ओटने की मशीन का आविष्कार किया जिसे कॉटन जिन कहा गया। इस मशीन द्वारा कपास से बिनोला, जिसे हम बिनोला बोलते हैं। आपको मैं बताऊं कि जो ये बिनोला जो होता है, ये बिनोला काला काला होता है। वर्तमान में इसे मुख्यतः जो भैंस होती हैं, जो गाय होती है, तो उनके चारे के लिए इसे दिया जाता है बिनोला को। और ये बिनोला काफी महंगा मिलता है। और वर्तमान में हम बातें करें तो ये बिनोला को अधिकांश उसी काम में लिया जाता है। गांव में आज भी ये बिनोला शब्द चलता है। ठीक है ना, तो ये कॉटन के अंदर ही होता है, काले काले से बीजे होते हैं। आगे हम बातें करें, बिनोला इतनी जल्दी अलग किया जा सकता था कि ये एक मशीन हाथ से काम करने वाले 50 मजदूरों के बराबर काम कर सकती थी। जो हम बातें करें, जो ये इसने कपास ओटने का, जो ये इसने कॉटन जिन का जो आविष्कार किया था, ये कॉटन जिन जो है, जो 50 व्यक्ति दिन भर जो काम करते थे, उतना व्यक्ति अब एक दिन में काम कर सकता था इस मशीन से। 50 बराबर 1। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, तो इसकी भी एक औद्योगिक क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है कॉटन जिन की, जिसका आविष्कार 1793 में किया गया था। एली व्हीटन ने जिसका आविष्कार किया था 1793 में, जो अमेरिका के थे। तो इससे क्या होता था, जो कपास होती है, कपास के अंदर जो काले बिनोले होते हैं, जिन्हें वर्तमान में पशुओं के लिए काम में लिया जाता है, खल के रूप में काम में लिया जाता है इन्हें। और इनसे माना जाता है कि जो पशु जो होते हैं, जो दुधारू जो पशु होते हैं, जिस टाइम दूध देते हैं उस टाइम बिनोले को, जो चारा होता है उसमें उसको मिलाकर तो उसको दिया जाता है। अलग अलग विधियों से अलग अलग जगह उसे किया जाता है, जैसा भी हो। और इसने उसका आविष्कार कर दिया था। अगली हम बातें करें, 1825 ईस्वी में रिचर्ड रॉबर्ट्स ने पहली स्वचालित बुनाई मशीन बनाई। अब एक बहुत बड़ा क्रांति यहाँ पर आ जाता है। रिचर्ड रॉबर्ट्स ने अब क्या किया, एक देखो, एक पहली स्वचालित बुनाई मशीन बनाई। अब इसने पहली एक ऑटोमेटिक मशीन बना दी रिचर्ड ने। ठीक है ना, अब इसने एक रिचर्ड रॉबर्ट ने एक ऑटोमेटिक चलने वाली स्वचालित एक मशीन इन्होंने आविष्कार कर दिया। ठीक, आगे हम बात करें, अमेरिका एलियास होवे ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया। अब यहाँ पर जो ये है, ब्रिटेन तो औद्योगिक क्रांति में भूमिका निभा ही रहा है और शुरुआत ब्रिटेन में होती है। लेकिन एक बात को याद रखना, जो अमेरिका है, तो अमेरिका में भी इस औद्योगिक क्रांति का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। और अमेरिका में भी ऐसे बहुत सारे आविष्कार अमेरिका में भी किए जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये अमेरिका के ही है। और ये जो सिलाई जो मशीन है, कपड़ा सिलने की जो मशीन है, इसका आविष्कार भी अमेरिका में ही किया गया था, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, जो आज भी ये मशीन चलाई जाती है ग्रामीण। अगला है हमारा 1840 ईस्वी में जर्मन रसायन शास्त्री जस्टन वॉन लिबिक, जर्मन रसायन शास्त्री जस्टस वॉन लिबिक द्वारा रासायनिक खाद का आविष्कार किया गया। अब एक बात ये है, अब रासायनिक खाद का आविष्कार किया गया, उसने प्रतिपादित किया कि पौधों की आधारभूत खुराक पोटाश, नाइट्रोजन और फास्फोरस है। इन तत्वों की मात्राएं मिला देने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है। ये हम बड़ा महत्वपूर्ण है साहब, ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जस्टस वॉन लिबिक द्वारा, ठीक है, जर्मन के रसायन शास्त्री थे, जिसका नाम क्या था,
जस्टस वॉन लेबिंग द्वारा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है भाई, द्वारा एक रासायनिक खाद का आविष्कार किया। इसने कहा कि जो पौधा जो होता है, जो पौधा जो होता है, पौधों की आधारभूत जो खुराक होती है वो क्या होता है, पोटाश होता है और नाइट्रोजन होता है, और इसने बताया फास्फोरस होता है। क्या होता है, फास्फोरस होता है। अगर इन तत्वों को मिला दिया जाए, अगर इन तत्वों को एक साथ कर दिया जाए और पौधे के पास अगर इन्हें डाला जाए तो जो पौधा है वो विकास करेगा। तो ये इन्होंने रासायनिक खाद का आविष्कार किया था। तो यहीं से रासायनिक खाद का आविष्कार किया जाता है। और आज भी हम देखते हैं जो हमारा रासायनिक जो खाद होता है, जिसे गेहूं में, ज्वार में, बाजरे में, सरसों में जिसे डाला जाता है, तो इसमें ये पोटाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस इसमें आज भी मिला हुआ होता है। तो कहने का मतलब ये है, अब जो धीरे धीरे जो मानव है उसका जो दिमाग है वो डेवलप होना चालू होता है। अब उसको लगता है कि हमें किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, कौन से पौधों की या कौन से वस्त्र की या कौन से किस चीज की क्या आवश्यकता होती है, क्या उसकी आवश्यकता होती है, उसकी आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाता है, ये सारी चीजें यहाँ पर डिसाइड की जाती है। आगे हम बात करें, भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए अंग्रेज जमींदार, अब यहाँ पर फिर आपकी परीक्षा की तरफ से महत्वपूर्ण है, भूमि की उर्वरता बनाने के लिए अंग्रेज जमींदार टाउनशेंड ने रोटेशन प्रणाली, फसल को बदल बदल कर बोने का विचार प्रस्तुत किया। अब हम बातें करें, अब बात क्या थी, पहले क्या था, पहले ये था, हो सकता है कहीं पर गेहूं की फसल बोई जा रही है, फिर उसके बाद फिर गेहूं की फसल बोई जा रही है, फिर उसके बाद फिर गेहूं की फसल बोई जा रही है। तो उससे क्या होता था कि जो जमीन में जब बार बार एक ही फसल बोई जाती है तो जो जमीन की जो उर्वरता जो शक्ति होती थी वो खत्म हो जाती थी, ठीक है ना। और फिर ऐसा भी होता था कि जो फसल के लिए ये जरूरी होता है, अलग अलग मौसम जरूरी होता है। जैसे हम बातें करें, एक खरीफ की फसल होती है, रबी की फसल जो होती है, जो रबी की फसल होती है वो सर्दियों में होती है, जो खरीफ की फसल होती है वो गर्मियों में होती है, गर्मी बरसात में होती है, ठीक है। तो दोनों का एक अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, अगर आपने किसी खेत में गेहूं बोया है, उसके बाद फिर आप उस खेत में खरीफ में आप उस खेत में ज्वार बोते हो या कोई अन्य चीज बोते हो, तो फिर ज्वार की जो पत्तियां ज्वत्तियां वगैरह होती हैं और फिर जो गेहूं की पत्तियां होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी उस भूमि को बड़ी उर्वरता पहुंचाती है। तो इससे क्या होता है, जो रोटेशन जो होता है, अलग अलग जब हम फसलें बोते हैं तो जमीन की जो उर्वरता जो शक्ति है वो बनी रहती है। और ये जो सिद्धांत जो पहली बार दिया था, ये किसने दिया था, टाउनशेंड ने ये रोटेशन वाला सिद्धांत दिया था कि हमको फसलों को अलग अलग तरीके से हमें बोना चाहिए। तो टाउनशेंड ने इसके बारे में ये सलाह दी थी। तो ये बड़ा आपके लिए महत्वपूर्ण है, टाउनशेंड वाला आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसने टाउनशेंड ने ये किया था, सलाह दिया। आगे हम बातें करें, इंग्लैंड के धनी किसान आर्थर यंग, इंग्लैंड के धनी किसान जिसका नाम था आर्थर यंग ने छोटे खेतों को मिलाकर, अर्थात छोटे खेतों को मिलाकर स्थापित होने वाले बड़े कृषि फार्मों से मिलने वाले लाभों को प्रस्तुत किया। इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर नई कृषि प्रणाली की शुरुआत की। आर्थर यंग को आधुनिक कृषि का जन्मदाता या आधुनिक खेती का मसीहा कहा जाता है। आर्थर यंग ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक 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 पत्रिका भी निकाली। यहाँ पर आ जाते हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि से कैसा महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी हम एक बार जान लेते हैं। हम बातें करते हैं, इंग्लैंड के धनी किसान, इंग्लैंड का एक धनी किसान था जिसका नाम था आर्थर यंग। इंग्लैंड के धनी किसान का नाम क्या था, आर्थर यंग ने छोटे खेतों को मिलाकर, अर्थात जो छोटे छोटे खेत थे उनको मिलाकर स्थापित होने वाले बड़े कृषि फार्मों से मिलने वाले लाभों को प्रस्तुत किया। अर्थात छोटे छोटे खेतों को मिलाकर इन्होंने क्या किया, उन्हें एक बड़ा खेतों का एक रूप दे दिया, ठीक है। और इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर नई कृषि प्रणाली की शुरुआत की। अर्थात जो नई कृषि जो प्रणाली थी, किस तरीके से कौन सी खेती बोनी है, कौन सी कृषि बोनी है, उसकी क्या की इन्होंने शुरुआत की। आर्थर यंग को आधुनिक कृषि विचारों का प्रसार करने के लिए इन्होंने क्या निकाला, आर्थर यंग ने क्या निकाला, अपनी पत्रिका भी निकाली। अर्थात लोगों को जागरूक करने के लिए इस बंदे ने अपनी एक पत्रिका भी निकाली थी। तो आधुनिक खेती का मसीहा कहा गया है। आर्थर यंग ने अपनी विचारों का प्रसार करने के लिए एनाल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक एक पत्रिका भी निकाली।
कौन सी पत्रिका निकाली? एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर नामक इसने एक पत्रिका भी निकाली थी। किसने? आर्थर यंग ने। और आर्थर यंग को आधुनिक कृषि का जन्मदाता कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि आधुनिक कृषि का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर है आर्थर यंग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आर्थर यंग को इसका जन्मदाता कहा जाता है। और हम यहाँ पर टाउनशेंड की हम जिसने रोटेशन अलग अलग तरीके से किया था वो हम पहले ही हम यहाँ पर समझ चुके हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अगला है वैज्ञानिक आधार पर नई प्रणाली से खेती करने के लिए छोटे छोटे खेतों को एक बड़ा कृषि क्षेत्र, जैसे ये छोटा खेत है, ये छोटा खेत है, ये छोटा खेत है। अब यहाँ पर जुताई होती थी, यहाँ पर डोल होती थी, अब इनको क्या कर दिया गया? एक ही खेत इन्हें कर दिया गया। आधार पर नई प्रणाली से खेती करने के लिए छोटे छोटे खेतों को एक बड़ा कृषि क्षेत्र बनाने और उसके चारों ओर एक बाड़ लगाने इंग्लैंड में 1792 से 1815 के मध्य 956 बाढ़ बंदी अधिनियम बनाए गए। अर्थात अब यहाँ पर बाढ़ बंदी अधिनियम भी बनाए गए। अर्थात एक जो खेत बन जाता है उस खेत के, जैसे हम बातें करें, जैसे उस खेत के हम लोहे की एक जंजीरें लगाते हैं, उसकी बाढ़ बंदी हम करते हैं जिससे आवारा पशु उस खेत के अंदर ना घुसे, तो ऐसी ही व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई थी जैसा वर्तमान में किया जाता है। ठीक है ना, आगे हम बातें करें। 1834 ईस्वी में साइरस एच मैककॉर्मिक ने फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार कर दिया। अब यहाँ पर ये अभी तक जो आविष्कार आपको जो देखने के लिए मिल रहा है वो वस्त्र और कृषि से संबंधित आविष्कार आपको अभी देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है ना, अभी हम बातें करें कोई इंजन का आविष्कार, अभी ऐसी चीजें यहाँ पर अभी घटना नहीं घटी, अभी तक तो हमें आविष्कार ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, आगे हम बातें करें। 1834 में साइरस एच मैककॉर्मिक ने फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया। अब एक साइरस एच मैककॉर्मिक ने एक फसल काटने वाली मशीन का भी आविष्कार कर दिया। क्या कर दिया? फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया। इसके बाद एफ बाई ने बटोरने वाले दोहरे बाइंडर इसमें जोड़कर इसे उपादेय बनाया। इसी अवधि में अन्य आविष्कार घोड़े से खींचे जाने वाला पांचा, लोहे का हल, तवेदार हैरो, पटरा आदि आपने देखे होंगे। गोल गोल से इस तरीके से तवेदार जो हल होते हैं, जो थोड़े टेढ़े जो तिरछे चलते हैं खेतों में, आपने देखे होंगे, उसका आविष्कार भी यहीं पर किया गया था। इससे क्या होता है, इस हल से जो जमीन होती है उसको अंदर तक से, काफी नीचे तक से उसको थोड़ा खोद कर इस तरीके से उसे डाल देता है। एक होती है, एक कल्टी टाइप की होती है जो इस तरीके से चलती है, लेकिन हैरो जिस तरीके से टेढ़े चलते हैं। तो ये पटरा जो हैरो है, तवेदार हैरो है, इसका आविष्कार भी यहीं पर किया जाता है। और साइरस एस मैककॉर्मिक ने फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया। इसके बाद एफ बाई ने बटोरने वाले दोहरे बाइंडर इसे जोड़कर इसे उपादेय बनाए। तो यहाँ पर ये हमारे सारे हैं, घोड़े से ये खींचे जाते थे, तवेदार हैरो ये घोड़े से खींचे जाते थे। किससे खींचे जाते थे? ये घोड़ों के माध्यम से इसे खींचा जाता था। तो यहाँ पर हमारा ये कैसे कैसे आविष्कार किए जाते हैं, तो इनके बारे में हमें जाना है। इसके बाद हम आगे बातें करें। रॉबर्ट बेकवेल ने पशुपालन को लाभदायक व्यवसाय बनाने हेतु नस्ल सुधार के लिए वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति का सफल किया। अर्थात एक है रॉबर्ट बेकवेल, क्या नाम है? रॉबर्ट बेकवेल। इसने क्या किया? पशुपालन को लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए, इसने नस्ल सुधारने के लिए वैज्ञानिक प्रजनन पद्धति का सफल प्रयोग किया। वह मवेशियों को दुधारू तथा गोश्त प्रदान करने वाला और भेड़ों को ऊन तथा मांस देने वाला बनाने में कामयाब रहा। जो ये रॉबर्ट बेकवेल है, ये रॉबर्ट बेकवेल क्या था? अलग अलग पशुओं का जीन लेकर, अलग अलग पशुओं से अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से थोड़ा प्रजनन काम करके, तो ये पशुओं को दुधारू और ऊन वाले बनाते थे और मांस वाले बनाते थे। बेकवेल तो इसने पशुओं में क्रांति लेकर आए हैं। किसमें? ये पशुओं में क्रांति लेकर आए हैं बेकवेल। ठीक है ना, रॉबर्ट बेकवेल। इसके बाद हम बात करें इंग्लैंड निवासी बेकवेल की प्रणाली पर चार्ल्स कोलिंग ने भेड़ों की एक नई नस्ल तैयार की। और इसके बाद फिर इसी की उस पर चार्ल्स कोलिंग ने, मैं आपको बता चुका हूं, ये प्रजनन कराते हैं, प्रजनन के माध्यम से भेड़ों की एक नई नस्ल तैयार की थी। किसने? बेकवेल ने। तो बेकवेल की प्रणाली पर चार्ल्स कोलिंग ने की थी, बेकवेल की प्रणाली पर। ठीक है ना,
तो एक भेड़ों की एक नई नस्ल तैयार की थी। 1712 ईस्वी में टॉमसन न्यूकोमेन ने वास्प इंजन का आविष्कार किया। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इसे आप नोट कर लीजिए। 1712 ईस्वी में टॉमसन न्यूकोमेन ने वास्प इंजन का आविष्कार किया। किसका? वास्प इंजन का आविष्कार किया। जेम्स वाट ने 1769 ईस्वी में न्यूकोमेन के इंजन के दोषों को दूर करके एक नया इंजन बनाया जो कम खर्चीला एवं अधिक उपादेय सिद्ध हुआ। तो इसी के बाद जेम्स वोट ने भी एक इंजन जो 1769 में न्यूकोमेन के इंजन के दोषों को दूर करके एक नया इंजन बना दिया। किसने? जेम्स वोट ने। सबसे पहले इंजन टॉम्स न्यूकोमेन ने बनाया, वास्प इंजन का आविष्कार किया और फिर इसके इंजन में सुधार करके 1769 में जेम्स वाट ने एक नया इंजन का आविष्कार कर दिया। अब इनके पास इंजन भी आ चुका है। क्या आ चुका है? अब इनके पास इंजन आ चुका है। अब इंजन आ चुका है तो अब जो खदानें हैं, कोयले की या लोहे की खदानें हैं जो बहुत नीचे जब तक जिनमें खुदाई की जा चुकी है, अब जिनमें पानी निकल आता था जिससे खुदाइयों का काम रुक जाता था, अब इस इंजन के माध्यम से उस पानी को ऊपर डाल दिया जाता था, अर्थात पानी को निकाल लिया जाता था। तो अब जो काम है इनका काम एक क्रमबद्ध तरीके से इनका काम अब प्रारंभ हो चुका है। और जेम्स वाट ने इसके न्यूकोमेन के जो वास्प जो इंजन था इसको दोषों को दूर करके 1769 ईस्वी में, कब? 1769 ईस्वी में एक इसने नया इंजन बनाया जो कम खर्चीला अधिक उपायदायी था। पहले जो इंजन थे, सबसे पहले तो हम बातें करें इंजन का जो आविष्कार है, इंजन का जो आविष्कार है वो 1712 में किसने किया है? 1712 में टॉम्स न्यूकोमेन ने किया है। न्यूकोमेन ने किया है। अब इसमें सुधार करके 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने एक नया इंजन बनाया है। जो ये था ये काफी खर्चीला था, एक वास्प इंजन था टॉम्स न्यूकोमेन का। इसने जो इंजन बनाया है अपना, जो जेम्स वाट ने जो इंजन बनाया है वो कम खर्चीला एक इंजन था और कम खर्चीला था और कम वजन वाला इंजन था। तो अब हम कह सकते हैं अभी तक तो जो हम पहले पढ़ रहे थे, अभी तक तो जो आविष्कार जो हो रहे थे वो आविष्कार किस में हो रहे थे? वो आविष्कार वस्त्र में हो रहे थे, कृषि में आविष्कार हो रहे थे। और इसके बाद जो आविष्कार जो है रॉबर्ट बेकवेल ने पशुपालन में आविष्कार किया था, पशुओं को दुधारू बनाने के लिए, अधिक मांस देने वाले बनाने के लिए और अधिक ऊन देने के लिए बनाने के लिए, जो अलग अलग पशुओं का जो क्वालिटी थी उस तरीके से इनका प्रजनन कराया। और उसके बाद एक बेकवेल के प्रणाली पर चार्ल्स कोलिंग ने भेड़ों की एक नई नस्ल तैयार कर दी। चार्ल्स कोलिंग ने फिर इसी काम को, बेकवेल के काम को आगे बढ़ाकर एक भेड़ों की एक नई नस्ल तैयार की थी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये औद्योगिक क्रांति का यहाँ पर ये प्रारंभ होता है। नए नए आविष्कार इस तरीके से यहाँ पर चलते हैं और आगे इसी तरीके के आविष्कारों को आगे बढ़ाया